Now starting with the most important chapter of financial management, that is capital busting. आपको हर अटेम्प्ट में इससे कंपल्सरी क्वेश्चन जरूर आता है. कैपिटल बस्टिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए हमें कि नहीं लगाना चाहिए. एक प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के क्या तरीके होते हैं उसे देखने जा रहे हैं. हम अगर एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे होते हैं तो वो क्या होता है, हमने यहां पे एक एक्स अमाउंट लगाया, दैट इज आउटफ्लो, और हमें वो हर पीरियड के एंड पे कुछ कुछ देता है. ये प्रोजेक्ट हमें यहां पे कुछ दिया, हमें फिर यहां पे कुछ दिया, फिर इस प्रोजेक्ट ने हमें यहां कुछ दिया, फिर इस प्रोजेक्ट ने हमें यहां कुछ दिया, और ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया. प्रोजेक्ट खत्म हो जाने का मतलब आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर वेनिश हो गई. आपने 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी थी, वो 1 2 3 4 5 साल बाद चली और प्रोजेक्ट का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर अब स्क्रैप हो चुका है, खत्म हो चुका है. तो अब हम ये इवैल्यूएट करने वाले हैं कि क्या ये इनफ्लोज इस आउटफ्लो पे भारी पड़ेगी कि नहीं. अगर ये इनफ्लोज इस आउटफ्लो पे भारी पड़ेगी, ये ज्यादा होगा, तो हम प्रोजेक्ट को टेकअप कर लेंगे. ठीक है, मतलब हमारा डिसीजन ये होता है कि इफ इनफ्लोज ग्रेटर आउटफ्लो, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे. बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि इफ द इनफ्लोज माइनस आउटफ्लो इज पॉजिटिव, तो हम लोग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे. लेकिन जरा ये बताइए, अगर हम ये कहते हैं आपने, ये 5 साल का पीरियड है, आपने यहां पे 1 लाख रुपए लगाए और आपको यहां पे 1,20,000 रुपए मिलते हैं. ठीक है, दिस इज आउटफ्लो और ये रहा आपका इनफ्लो. बताइए इनफ्लो आउटफ्लो को एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है. लेकिन मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रहा है. आपने ये जो कैपिटल ले रखी है वो 10% पे ले रखी है. पता है 5 साल बाद ये 10% के हिसाब से अगर कंपाउंड करोगे 5 साल तो कितना पहुंच जाएगा, इस कैपिटल पे कितना पे करना पड़ जाएगा आपको. 5 साल बाद का मतलब हो गया है 1 लाख इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 10% 5 ईयर. जब देखिए ये 1 लाख रुपए 5 साल बाद कितना बन जाएगा, हमें 10% पे 5 साल का फैक्टर बताइए. फ्यूचर वैल्यू फैक्टर याद है निकालना, 110/100 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू 3 बार और इज इक्वल टू 1.61. 1.6105, बस इतना बहुत है. 16,100, 1,61,000. बताइए अब आपको कहीं से भी ठीक दिख रहा है कि इनफ्लो अगर आउटफ्लो को एक्सीड कर जाती है तो हमें प्रोजेक्ट को टेकअप कर लेना चाहिए? नहीं. आपको दिख रहा है कि मेरे 1 लाख रुपए के आउटफ्लो की कॉस्ट ही 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 1,61,051 रुपया. अगर हमने ये फंड बोरो कर रखा है 1 लाख रुपए, तो हमें कितने पे करने हैं, 1,61,051 रुपया. यानी अगर इनफ्लो आपकी आउटफ्लो को एक्सीड कर जाती है तो इतने से हमारा डिसीजन नहीं बनता. हमारा डिसीजन कब ठीक बनेगा, जब हम इन सभी इनफ्लोज को उठा के यहां पे ले आए और इसकी वैल्यू से अब कंपेयर करें. मतलब सिंस देयर इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हर पैसा जो हर दूसरे दिन आपके पास आ रहा है उसकी वैल्यू डिफरेंट है. आज का पैसा कल के पैसे के बराबर नहीं होता. आज 10,000 रुपए आपको मिले या कल आपको 10,000 रुपए मिले, ये दोनों पैसे बराबर नहीं है. जितना आप आगे पैसा पाओगे उतनी वैल्यू उसकी कम होती जाती है. ठीक है, यानी यहां का 10,000 रुपए, यहां का 1,20,000 यहां के 1,20,000 के बराबर नहीं है. ये 1,20,000 अगर यहां लाया जाएगा तो निश्चित है वो और कम होगा. ठीक है,
तो आपको इनफ्लोज और आउटफ्लोज सबको सिंक्रोनाइज करके एक दिन ले आना है और फिर डिसीजन मेकिंग हो सकती है। तो कैपिटल बस्टिंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है जिसमें एक इंसान पैसा लगाता है, एक कंपनी पैसा लगाती है, दैट इज आउटफ्लो, ताकि वो रिटर्न पाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज इनफ्लो। लेकिन अगर ये इनफ्लोज की और आउटफ्लो की एक दिन पे वैल्यू चेक की जाए, सभी इनफ्लोज और आउटफ्लोज को कहां पे चेक करना है, किसी एक दिन पे चेक करना है, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनफ्लो आउटफ्लो को एक्सीड कर जाएगा तो हम उस प्रोजेक्ट को टेकअप कर लेंगे। यानी आप कभी भी ये आउटफ्लो और ये डिफरेंट टाइम की इनफ्लोज को कंपेयर नहीं कर सकते, इन सबको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लाना है। या तो इस आउटफ्लो को भी उठा के ले आओ यहां पे, और सारी इनफ्लो को कहां उठा के ले आए, यहां पे, और फिर अब कंपेयर करते हैं इनफ्लो आउटफ्लो से बड़ा है कि नहीं। सारी इनफ्लोज को उठा के यहां से यहां ले आए तो भी डिसीजन हो सकता है, या फिर मिड पॉइंट पे उठा के ले आइए, इन सबको उठा के यहां लाइए, इन सबको उठा के यहां लाइए, और क्या कीजिए, इनफ्लो और आउटफ्लो को कंपेयर कर लीजिए। सिंस देयर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे आने वाले पैसे की कंपैरिजन नहीं हो सकती। अगर आपको डिसीजन मेकिंग लेना है तो सभी पैसों को एक दिन लाना होगा और फिर आप उन्हें कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब हमें यह सोचना है कि इस इनफ्लो का मतलब क्या होता है। क्या इस इनफ्लो का मतलब प्रॉफिट होगा? क्या कहना चाहते हैं, जरा देखिए। आपने एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है 10 लाख रुपए, ठीक है, आपको यहां यहां और यहां पे 3 पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 लाख रुपए का यहां प्रॉफिट मिला। ये आपकी आउटफ्लो है। ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला और ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला। फिर से बात समझिए, अगर आपने यहां पे 10 लाख रुपए लगाया है और हम आपको 2 लाख रुपए की इनफ्लो बोलते हैं, तो कुल मिला के कितना हुआ, 10 लाख रुपए। अगर इन सभी 10 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू यहां पे लाएंगे तो 10 लाख रुपए से कम हो जाएगी। अगर आपको 10 लाख रुपए लगा के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 लाख मिलता है तो वो प्रोजेक्ट बेनिफिशियल नहीं हो सकता, वो घाटे वाला ही प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये इनफ्लो का तब मतलब क्या होता है। क्या इनफ्लो का मतलब प्रॉफिट होगा, ऐसा सोच रहे हैं, बस अभी ऐसा सोच रहे हैं क्या इस इनफ्लोज का मतलब प्रॉफिट होगा? डिसाइड कीजिए। यहां पे अगर 10 लाख रुपए लगा के आपको 3 सालों में 1-1 लाख रुपए आता है, आप इस प्रोजेक्ट को टेकअप करोगे कि नहीं करोगे? बताइए, 1-1 लाख रुपए ही कमा रहे हो 3 साल तक, क्या आप प्रोजेक्ट को टेकअप करोगे? कर लेंगे। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट आता है जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों घटा देते हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साल के साल घटाते जाते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन घटाते हो। पता है, अगर आपको 1-1 लाख रुपए 3 साल तक बच रहा है तो इसका मतलब है कि आपने 10 लाख रुपए को ऑलरेडी एमोर्टाइज कर रखा है। यहां वो 3,33,333 रुपया 33 पैसा यहां घटा था, 3,33,333 रुपया 33 पैसा इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन यहां भी घटा था और यहां भी घटा था। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरी पूरी घटने के बाद आपको 3 लाख रुपए मिला है। अब ये प्रोजेक्ट तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन हमें कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कैसे लेना है? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो अगर पॉजिटिव होगी तो हम प्रोजेक्ट को टेकअप करेंगे। तो क्या इनफ्लो का मतलब प्रॉफिट होगा? नहीं। तो तकलीफ किस बात की है? अगर प्रॉफिट होगा तो आपका कहना है कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेप्रिसिएशन घट चुका होगा। यानी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेप्रिसिएशन को न घटाया जाए तो फिर यहां पे जो भी पैसा आता है वो मेरे लिए इनफ्लो होगा। यही तो मतलब है कि अगर हम प्रॉफिट को कंसीडर कर लेते हैं इनफ्लो की तरह तो डिसीजन ठीक नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट को इनफ्लो की जगह पे पोस्ट कर दें तो इसका मतलब यह हुआ कि आप ये कहोगे कि प्रॉफिट माइनस इस प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू माइनस ये वाला आउटफ्लो। और जबकि हो क्या रहा है, इस प्रॉफिट के अंदर पहले से ही 10 लाख रुपए का आउटफ्लो घट चुका है कि नहीं? वो तो पहले ही घट चुका है। और फिर अगर आप आउटफ्लो को घटा देते हो तो इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने 2-2 बार घटा दिया। ठीक है, प्रॉफिट अपने आप में पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? आपको उस प्रोजेक्ट से पैसा मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये प्रॉफिट का मतलब इनफ्लो नहीं होता। तो इनफ्लो का मतलब क्या होता है? तकलीफ इस बात से सिर्फ यहीं पे थी कि ये आउटफ्लो का एक बार एमोर्टाइजेशन घट जा रहा है और एक बार ये इन टोटलिटी घट जा रहा है। तो एमोर्टाइजेशन इसका न घटाया जाए, मतलब डेप्रिसिएशन इसका न घटाया जाए। ठीक है, तो अब हम लोग ये सोचने जा रहे हैं कि अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं घटाएंगे तो बात ठीक बैठेगी। चलिए देखते हैं इस बात को। सेल है मान लीजिए हमारी 100 रुपए की, ठीक है,
इसमें से लेस कर रहे हैं ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे, ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल, सारे खर्चे घटा रहे हैं, सिर्फ एक चीज छोड़ के डेप्रीशिएशन, क्योंकि आपने कहा सर डेप्रीशिएशन कंसिडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने डेप्रीशिएशन कंसिडर कर लिया तब तो इसका मतलब क्या है, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को पहले ही घटा लिया। और हमको डिसीजन कैसे लेना है, इनफ्लोज माइनस आउटफ्लो, इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू माइनस आउटफ्लोज करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए। और अगर इनफ्लो की जगह पे आपने प्रॉफिट रख दिया तो प्रॉफिट तो पहले ही आउटफ्लो को घटा चुका होता है इन द फॉर्म ऑफ डेप्रीशिएशन। यानी अगर हमें इनफ्लो में से आउटफ्लो घटाना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक बार में घटाना है, तो उसका टुकड़ा दैट इज डेप्रीशिएशन अलग अलग समय पे नहीं घटना चाहिए। तो आपने अभी तक यही प्लान किया है कि सर सभी खर्चे तो घटने चाहिए इनफ्लोज के लिए, लेकिन डेप्रीशिएशन नहीं घटना चाहिए। सभी एक्सपेंसेस मान लीजिए 60 रुपए का है, ठीक है, लेस डेप्रीशिएशन, हालांकि ये 10 रुपए का है लेकिन आप कहते हो नहीं घटना चाहिए इसलिए नहीं घटा। ये कितना हो गया 40। दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सारे खर्चे घटा चुके हैं इसलिए दिस इज डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बात आती है टैक्स की, एंड टैक्स रेट इज 30%। जब ये बताइए टैक्स हम 40 रुपया का 30% देंगे या फिर 30 रुपया का 30% देंगे? 30 रुपया का। इनकम टैक्स को इससे क्या मतलब है कि आप कैसे सोचते हो, ये तो मेरे सोच का ना तरीका है। आपको इनकम टैक्स के तहत डेप्रिसिएशन घटाने को मिलेगा कि नहीं जब आप फ्यूचर में इनकम जनरेट कर रहे होगे। आप जब फ्यूचर में इनकम जनरेट कर रहे होगे तो आपको टैक्स घटाने के लिए मिलेगा। यानी अगर हम इस पे डायरेक्टली टैक्स घटा लें तो वो गलत हो जाएगा। आपको टैक्स कहां पे घटाना है, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है वहां से टैक्स घटाना है। तो इसका मतलब ये बात आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो चलिए हम लोग टैक्स सही जानने के लिए एक बार डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। सेल 100 रुपए, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन कितना 60, लेस डेप्रिसिएशन 10, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना 30, लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। टैक्स एट द रेट ऑफ 30% वुड बी 9 रुपीज, ये कितना हो गया 21 रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन पता है आप डेप्रिसिएशन अगर यहां पे घटा दे रहे हो तो इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप टुकड़े में घटा दिया, आउटफ्लो का आपने एक टुकड़ा घटा दिया। और फिर फर्दर हमें आउटफ्लो इकट्ठा भी घटाना है कि नहीं, इकट्ठा भी घटाना है। हम लोग जानना चाहते हैं कि इनफ्लोज क्या होती है, इनफ्लोज में से ही हमें आउटफ्लो को घटाना है। और डेप्रिसिएशन क्या है, आउटफ्लो का एक टुकड़ा है। अगर आपने डेप्रिसिएशन घटा दिया तो इसका मतलब तो आउटफ्लो पहले ही घट गया है। तो हमें डेप्रिसिएशन को अगर नहीं घटाना है तो अब हमें क्या करना चाहिए, वापस से डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दीजिए 31। यानी इनफ्लो क्या होती है आपकी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, यही होती है आपकी इनफ्लो। अब इस बात को हम लोग ठीक से समझते हैं। यहां पे बात तो वही है कि डेप्रिसिएशन हमको नहीं घटाना चाहिए, डेप्रिसिएशन हम नहीं घटा रहे हैं। 40 रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस पे टैक्स कितना बनेगा 40 रुपए पे बनाइए, कितना 12 रुपया, कितना होता है 28 रुपया। ठीक है, 28 रुपया इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डेप्रिसिएशन की वजह से जो टैक्स सेविंग होती है उसे कंसिडर कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक खर्चा है जिसको आपको इनकम टैक्स में अलाउ किया जाता है, और 10 रुपए का डेप्रिसिएशन जब आपको इनकम टैक्स के तहत अलाउ किया जाएगा तो आपको 30% की टैक्स की बचत हो जाएगी। 10 रुपए का खर्चा इनकम टैक्स में बढ़ाने का मतलब प्रॉफिट को 10 रुपए से रिड्यूस करना, और अगर आपने प्रॉफिट को 10 रुपए से रिड्यूस किया है तो 3 रुपए का आपका टैक्स बच जाएगा। तो डेप्रिसिएशन मेरे लिए खर्चा नहीं है। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के लिए डेप्रिसिएशन एक खर्चा नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, आउटफ्लो का टुकड़ा। सिंस मेरे लिए आउटफ्लो एक बार में पूरा पूरा खर्चा है, इसलिए डेप्रिसिएशन उसका टुकड़ा मेरे लिए खर्चा नहीं है। लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से आपको टैक्स में बचत होती है। कितनी बचत होती है टैक्स में,
टैक्स सेविंग होती है आपको 3 रुपए की। 10 रुपए के डेप्रिसिएशन पे 30% की बचत हो जाती है। 10 रुपए का खर्चा आपको जब इनकम टैक्स में घटाने को मिलता है, प्रॉफिट 10 रुपए से कम होता है, आपको 3 रुपए की बचत हो जाती है और कुल मिला के 31 रुपया, यही है आपका इनफ्लो। देखिए ये 31, ये रहा 31। तो हम लोग ने डिसाइड कर लिया है कि इनफ्लो का मतलब क्या होता है। चलिए बताइए, इनफ्लो का मतलब क्या होता है। इनफ्लो इज, या तो कह लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन, ठीक है, और या फिर क्या कह लो, या फिर कह लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विदाउट कंसीडरिंग डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन तो खर्चा है नहीं। क्यों नहीं खर्चा है डेप्रीशिएशन? क्योंकि डेप्रीशिएशन टुकड़ा है आउटफ्लो का, और सिंस पूरा पूरा आउटफ्लो हम एक बार में घटाएंगे, इसलिए उसके टुकड़े को अलग अलग नहीं घटाएंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विदाउट कंसीडरिंग डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन खर्चा तो नहीं है, लेकिन डेप्रीशिएशन की वजह से एक बचत हो जाती है, आपको टैक्स सेविंग हो जाती है। उस टैक्स सेविंग को यहां पे ऐड कर लेंगे, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीशिएशन। तो या तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालिए कंसीडरिंग डेप्रीशिएशन, और फिर कहिए कि सिंस डेप्रीशिएशन को हम घटाएंगे नहीं, वापस से ऐड बैक कर दीजिए, क्योंकि हम पूरे पूरे आउटफ्लो को घटाने वाले हैं। और या तो फिर आप ये कहिए कि डेप्रीशिएशन मेरा खर्चा होता ही नहीं है, डेप्रीशिएशन मेरे लिए खर्चा नहीं है, लेकिन डेप्रीशिएशन की वजह से हमें टैक्स में कुछ बचत होगी, तो डेप्रीशिएशन कंसीडर मत कीजिए प्रॉफिट के लिए, और टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीशिएशन उसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है ये बात? चलिए लिखिए, capital busting as a long term investment decision. Capital busting as a long term investment decision. A company invests a certain amount, a company invests a certain amount in anticipation of return over a period of time. The two things that are considered for capital busting decision are inflows and outflows. Since cash flows occurring at different point of time are not comparable, therefore they need to be brought at a single point of time for comparison and analysis. Single point of time for comparison and analysis. Capital busting decision is taken on the following parameters. कैसे कैसे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेते हैं? पहला, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी।
लिखिए, एनपीवी रेफर्स टू present value of inflow. NPV refers to present value of inflow over present value of outflow. NPV refers to present value of inflow over present value of outflow. लिखिए, if a project gives an NPV of rupees 500, if project gives an NPV of rupees 500, it means the project will generate rupees 500. The project will generate rupees 500 over its outflow and cost of outflow. एनपीवी का मतलब क्या होता है? एनपीवी का मतलब हमने बताया, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ओवर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. इनफ्लो आउटफ्लो के ऊपर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के ऊपर जितना है उसे एनपीवी कहा जाता है. एनपीवी अगर 500 रुपए आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका प्रोजेक्ट आपको 500 रुपए ज्यादा देगा आपकी इनिशियल कैपिटल जो इन्वेस्ट की गई थी उसके ऊपर, प्लस उस पे जो कॉस्ट लगी है उसके भी ऊपर. अगर एनपीवी 500 रुपए आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आउटफ्लो और आउटफ्लो पे जो आपने कैपिटल पे कॉस्ट पे की है वो सब हटाने के बाद भी प्रोजेक्ट आपको 500 रुपए दे रहा है. अगर प्रोजेक्ट हमारा एनपीवी पॉजिटिव होता है तो हम प्रोजेक्ट को टेकअप कर लेते हैं. लिखिए, decision based on NPV. Decision based on NPV. NPV और डिसीजन. एनपीवी अगर मेरा पॉजिटिव होता है तो डिसीजन होता है एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. अगर एनपीवी मेरा निगेटिव होता है तो डिसीजन होता है डिक्लाइन द प्रोजेक्ट. एनपीवी मेरा अगर निल होता है, अगर एनपीवी निल है मतलब कि आप कितना कमा रहे हो, आपकी इनफ्लोज कितनी है, आउटफ्लो और आउटफ्लो की कॉस्ट बस उसके बराबर, आउटफ्लो और आउटफ्लो की कॉस्ट के ऊपर कुछ निकाल नहीं पा रहे हो, तो ऐसे में आप इधर एक्सेप्ट भी कर सकते हो और या फिर डिक्लाइन भी कर सकते हो. बात आपको ये सोचनी है कि सर हम एक्सेप्ट ही क्यों करेंगे अगर हमको कुछ भी ऊपर नहीं मिल रहा है. आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अगर आप कभी बिजनेस इनिशिएट ही नहीं करोगे, हमेशा यही सोचोगे कि हमको कुछ मिल नहीं रहा है, तो आपको आगे ऑप्शन कैसे मिलेंगे. तो अगर हमको फ्यूचर में कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा होता है कि ये प्रोजेक्ट हम कर लेंगे तो मेरा इससे एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट को टेकअप करने से हमें फर्दर कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसमें हम कमा सकते हैं, तो ऐसे में आप वो प्रोजेक्ट भी टेकअप कर लेते हो जहां पे एनपीवी आपकी निल है. तो हमारी कैपिटल तो निकल ही जा रही है, कैपिटल की कॉस्ट भी निकल जा रही है, भले हम एडिशनली कुछ अपने लिए जनरेट ना कर पा रहे हो लेकिन कैपिटल निकाल रहे हैं, कैपिटल की कॉस्ट निकाल ले रहे हैं, तो भी हम प्रोजेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे हम ऐसे प्रोजेक्ट को भी टेकअप कर लेते हैं. तो हियर द पोजीशन ऑफ एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन कुड एनी बी ऑफ द टू. और लेकिन पॉजिटिव है तो हम हमेशा एक्सेप्ट करेंगे और निगेटिव है तो हम प्रोजेक्ट को डिक्लाइन कर दे रहे होंगे. एक एग्जांपल देखिए, ईयर इनफ्लो 1 2 3 40,000 35,000 42,000. आउटफ्लो 80,000
कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, 80,000 रुपए लगेंगे और ये कैपिटल आपको 10% के रेट में मिलेगी। स्क्रैप वैल्यू मतलब ये प्रोजेक्ट 80,000 रुपए में लगाओगे, मशीनरी वगैरह खरीदोगे, 3 साल तक ये आपको इनफ्लो देगा 40,000, 35,000, 42,000 और उसके बाद वो स्क्रैप हो जाएगा और प्रोजेक्ट की स्क्रैप वैल्यू भी 8,000 रुपए है। कैलकुलेट एनपीवी। चलिए देखिए, ईयर 1 2 3 इनफ्लो, पहले साल की इनफ्लो है 40,000, दूसरे साल की 35,000, तीसरे साल की इनफ्लो 42,000 और 8,000। 8,000 की स्क्रैप वैल्यू भी तो आएगी हमें प्रोजेक्ट से, ठीक है। जब हम पूरा 80,000 खर्चा मान रहे हैं तो ये 8,000 क्या है, इनफ्लो ही है आपके लिए। ये 80,000 अगर आउटफ्लो है तो ये 8,000 इसी आउटफ्लो की वजह से आपको मिल रहा है 3 साल के अंत पे, दिस इज इनफ्लो। आपको तीसरे साल 42,000 रुपए इनफ्लो आएगी और 8,000 की स्क्रैप वैल्यू दैट इज 50,000 रुपए आएगा। पता है इन सबको हम इनफ्लो क्यों बोल रहे हैं, ये क्या होगा, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। ये सब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन है। और या फिर क्या होंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला गया होगा विदाउट कंसीडरिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन जोड़ दिया गया होगा। ये है इनफ्लोस। पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, 10% पे पीवी फैक्टर पहले साल का आता है 0.909, फिर 0.826, फिर 0.751। पीवी हम इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। 3636428 926 37566। थ्री सेवन 37550। कोई दिक्कत नहीं है, कोई 4 डिजिट ले रहा होगा, कोई 3 डिजिट, सबने ये 3 डिजिट पे हमको मिला है कि नहीं ये बता दीजिए बस। ये हमें लगता है या तो फुल डिजिट पे होगा, जितना कैलकुलेटर पे आया होगा उस पे निकाला हुआ है। सही है ये, ठीक है। टोटल बताइए बस इसी के हिसाब से बता दीजिए कितना। 102,856। परेशान नहीं हुई, 8-10 रुपए आपका ज्यादा या कम आ रहा है तो आप हर जगह 3 डिजिट पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेके उसी से मल्टीप्लाई कीजिए, सबका आंसर एक जैसा आएगा। अब देखिए एनपीवी क्या होता है, पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो। पीवी ऑफ इनफ्लो इज 1,02,856 और आउटफ्लो अपने आप में ही प्रेजेंट वैल्यू है, वो तो आज के दिन में लग रहा है, दैट इज 80,000 रुपए। कितना हो गया, 22,856 रुपया। पॉजिटिव एनपीवी है। प्रोजेक्ट क्या करोगे आप, प्रोजेक्ट शैल बी एक्सेप्टेड। कैपिटल बस्टिंग इनफेक्ट डिसीजन मेकिंग एरिया है। अगर आपने अल्टीमेटली कंक्लूड नहीं किया, डिसीजन नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया। देखिए आपने इस क्वेश्चन में क्या किया,
आपने कहा यहां 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे आउटफ्लो हो रही थी 80,000 रुपए की, ये निगेटिव में दिखा देते हैं, ये आउटफ्लो है। पहले, दूसरे और तीसरे साल इनफ्लो हो रही थी 40,000 की, यहां पे 35,000 रुपए की, यहां पे 50,000 रुपए की। हमें यही देखना था कि ये इनफ्लोज, ये सारी इनफ्लोज इस आउटफ्लो से ज्यादा है कि नहीं। तो हमने सीधे सीधे इसको कंसीडर करके इसे माइनस नहीं किया, क्योंकि ये सभी डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे थी। इन सब को एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे लाएंगे और कंपेयर करेंगे। इसलिए हमने क्या किया, इसे उठा के यहां लाए, इसको भी उठा के यहां ले आए और इसको भी उठा के यहां ले आए। तीनों को यहां लाए तो कितना मिल गया हमको, 1,02,856 रुपया। और फिर हमने देखा कि ये 80,000 से ज्यादा है, इसलिए हमें प्रोजेक्ट को टेकअप कर लेना चाहिए। एक बार फिर से अपनी डेफिनेशन पे जाइए एनपीवी के। देखिए आपने क्या लिखा था, आपने लिखा एनपीवी का मतलब क्या होता है। एनपीवी का मतलब होता है कि एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ओवर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। लेकिन दूसरी लाइन हमने क्या लिखवाई, हमने दूसरी लाइन में आपको यह लिखवाया कि अगर कंपनी के प्रोजेक्ट की एनपीवी 500 रुपए है, तो इसका मतलब यह होता है कि कंपनी 500 रुपए ज्यादा जनरेट करेगी किसके ऊपर, आउटफ्लो और कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो। यानी हमने जब आपको फॉर्मूला लिखवाया तो हमने बोला एनपीवी का मतलब होता है पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो। और आउटफ्लो अगर आज ही लगी है एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में, तो पीवी ऑफ आउटफ्लो कह लो या आउटफ्लो कह लो, इज वन एंड द सेम थिंग। यानी हमने जब फॉर्मूला लिखवाया आपको, पहली लाइन जब डिफाइन किया, तो ये बोला पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। लेकिन पता है जब हमने 500 रुपए की बात कही, जब हमने कहा कि एनपीवी 500 रुपए है, ठीक है, तो हमने ये कहा एनपीवी अगर 500 रुपए है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी की इनफ्लो में से आउटफ्लो घटा दो और आउटफ्लो की कॉस्ट घटा दो, तो आपको कितना मिल जाएगा, 500। यानी यहां पे हम क्या कहना चाहते हैं, 22,856 क्या है, 22,856 रुपया आपने ज्यादा बनाया है आउटफ्लो और आउटफ्लो की कॉस्ट को घटाने के बाद। यानी हम जब यहां पे एनपीवी बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं एनपीवी इज इक्वल टू, देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं पीवी ऑफ इनफ्लो, सॉरी, हम कह रहे हैं कि आपकी इनफ्लो ने कितना ज्यादा बनाया है, आपकी इनफ्लो ने ज्यादा बनाया है ओवर आउटफ्लो एंड कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो। हम जब आपको फॉर्मूला दे रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं एनपीवी इज इक्वल टू पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। लेकिन जब बोल रहे हैं कि ये 22,856 रुपया क्या है, तो ये कह रहे हैं 22,856 रुपया का मतलब होता है कि आपकी आउटफ्लो और आउटफ्लो की कॉस्ट के ऊपर आपने कितना बना लिया है, 22,856 रुपया। ठीक है, यानी आपसे बोल ये रहे हैं कि इनफ्लो में से आउटफ्लो घटा लो और कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो घटा लो, देन इट इज एनपीवी। और एनपीवी जब हम डिफाइन कर रहे हैं और यहां पे कैलकुलेट करा रहे हैं तो करा रहे हैं आपको पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। फिर से इसी पे बात पे आते हैं। हमें जस्टिफाई करना है कि ये बात ठीक है कि नहीं है। ठीक है, देखिए हम इस फॉर्मूले को इसे जस्टिफाई करने के लिए, पहली वाली बात को जस्टिफाई करने के लिए इस फॉर्मूले को आगे टेकअप कर रहे हैं। एनपीवी इज इक्वल टू इनफ्लो माइनस कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो माइनस कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो, ठीक है, और ये आउटफ्लो को यहां लिख दिया। इनफ्लो माइनस कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो को कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी आउटफ्लो की कॉस्ट 10% है और आप इनफ्लो को 10% पे डिस्काउंट करते हो, तो पता है 10% इनफ्लो से कम नहीं होता है, 10% आउटफ्लो का कम हो जाता है। फिर से सुनिए बात को, हमने क्या आपसे क्वेश्चन में बताया, आउटफ्लो की कॉस्ट कितनी है, 10%। हमने आपसे कहा आउटफ्लो की कॉस्ट 10% है और 22,856 रुपए की एनपीवी का मतलब होता है आउटफ्लो और आउटफ्लो की कॉस्ट घटा दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, 22,856 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने किया ऐसा नहीं है, हमने आउटफ्लो और आउटफ्लो की कॉस्ट नहीं घटाई है, हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से आउटफ्लो बस हटाया है। ठीक है, और फिर अब आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो किया है तो पता है 10% क्या चीज का कम हुआ है, आउटफ्लो का।
आपको ये कैसे हो सकता है? ये तो मानना बड़ा विचित्र सी बात है कि हम इनफ्लो में 10% की डिस्काउंटिंग कर रहे हैं और कॉस्ट किसकी घट जा रही है? 10% आउटफ्लो की। बस आपको यही समझाना है कि अगर आप इनफ्लो को 10% पे डिस्काउंट करते हो तो इनफ्लो 10% से कम नहीं हो रहा है, आउटफ्लो की 10% की कॉस्ट घट जा रही है। चलिए इस बात को चेक करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मतलब कि इनफ्लो को अगर आपने 10% पे डिस्काउंट किया तो इनफ्लो नहीं, आउटफ्लो की 10% की कॉस्ट घट जाती है। तो अगर मान लीजिए अगर हम कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो, अगर पीवी ऑफ इनफ्लो का मतलब ये हो जाए, हम ऐसा प्रूफ कर लेते हैं कि पीवी ऑफ इनफ्लो का मतलब इनफ्लो में से आउटफ्लो की कॉस्ट अगर घटी है तो इनफ्लो में से आउटफ्लो की कॉस्ट घट गई और आउटफ्लो आपने घटा दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? एनपीवी मिल जाएगा। यही तो एनपीवी होता है। एनपीवी का मतलब होता है आउटफ्लो और आउटफ्लो घटाने के बाद हमको कुछ बचना चाहिए। अगर हमने 80,000 रुपए प्रोजेक्ट में लगाया तो 80,000 रुपए निकल जाए, 80,000 की कैपिटल पे जितना हम इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे वो भी निकल जाए और उसके बाद अगर हमें कुछ बच जाता है तो हम प्रोजेक्ट टेकअप कर लेते हैं। ठीक है, तो बात अगर हम लेमैन की तरह आपको इस तरीके से बोलते हैं तब तक तो बात समझ में आती है, लेकिन पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो क्यों करते हैं वो देखने जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 3 साल का है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपने तुरंत सबसे पहले दिन कितना ले लिया? 80,000 रुपए लिया इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। हमने पहले साल इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए 80,000 रुपए लिया। ठीक है, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट बना इस पे, कितना बन गया? 8,000 रुपए। कितना हो गया? 88,000 रुपए। हमने इस प्रोजेक्ट से कितना जनरेट किया है पहले साल? 40,000 रुपए। हम कहते हैं लेस इनफ्लो। 40,000 मतलब जो हमने पे कर दिया। 88,000 रुपए बन चुका था, पहले साल 40,000 रुपए आया और हमने 40,000 रुपए पे कर दिया। तो पहले साल की क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 48,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब है अनरिकवर्ड कैपिटल बैलेंस। आपका कितना कैपिटल रिकवरी अभी तक नहीं हुआ है? 48,000। 80,000 रुपए की कैपिटल लगाए, 8,000 तो उसका इंटरेस्ट बन गया क्योंकि 10% पे कैपिटल बोरो किए हो। 88,000, 40,000 रुपए निकल चुका है, 48,000 आपकी अनरिकवर्ड बैलेंस है। दिस इज अनरिकवर्ड कैपिटल बैलेंस। यही 48,000 आउटस्टैंडिंग है दूसरे साल की ओपनिंग, है कि नहीं ऐसा? फिर अगले साल इंटरेस्ट 10% इस पे कितना? 4800। कितना हो गया? 52,800 रुपया। 52,800। दूसरे साल की इनफ्लो कितनी? 35,000 रुपया। हटाइए 35,000 रुपया, 17,800। ये दूसरे साल तक अभी भी अनरिकवर्ड है, इतना पैसा अभी और निकालना बाकी है। ठीक है, यही आपकी आउटस्टैंडिंग है तीसरे साल की ओपनिंग। फिर तीसरे साल का इंटरेस्ट 10%, 1780। इंटरेस्ट जोड़ दीजिए, 19,580। आपको तीसरे साल कितना आया है? 50,000। अब ये क्या है? सरप्लस आ गया आपके पास। ठीक है, 19,580 रुपए अभी रिकवर करने और थे आपको, 50,000 तीसरे साल आ गया तो आपके पास सरप्लस आ गया। कितना आ गया? 30,420। यही तो आपसे हम कह रहे हैं कि अगर आप इनफ्लोज में से, ये रही तीनों इनफ्लो, इस इनफ्लो में से आउटफ्लो और आउटफ्लो की कॉस्ट घटा दोगे। आउटफ्लो क्या था? ये 80,000 और उसकी देखिए ये हर साल क्या कर रहे हैं हम लोग? कॉस्ट हटाते जा रहे हैं। अगर आप इनफ्लोज में से आउटफ्लो की कॉस्ट हटा दोगे तो आपके पास जो बचेगा वो एनपीवी के बराबर होगा। हम आपको ये कहना चाहते हैं यही तो आपकी एनपीवी है, यही तो आपकी एनपीवी है। आ रही है कि नहीं यही एनपीवी? नहीं सर, हमको तो वहां 22,856 दिख रहा है, यहां 30,420 दिख रहा है, ये कैसे हो सकता है? फिर से देखिए, 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कितना एनपीवी दिखाई दे रहा है? 22,856। और ये पता है सरप्लस किस दिन का है? तीसरे साल के अंत का है, 30,420। अगर आप इसको उठा के यहां लाओगे तो देखिए 22,856 रुपए ही होंगे,
चलो चेक करते हैं। 30,420 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% पे 3 साल का, थर्ड ईयर। 30,420 इंटू 3 साल का फैक्टर बताओ, 0.751। थर्ड ईयर का फैक्टर 0.751, ये आएगा लगभग 22,856 रुपया। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम इनफ्लोस को डिस्काउंट करते हैं 10% पे, तो क्या मेरा इनफ्लो 10% से कम हो जाता है? नहीं। अगर हम इनफ्लो को डिस्काउंट करते हैं 10% पे, तो आउटफ्लो की 10% की कॉस्ट घटती है। ठीक है, तो हमारी बात जस्टिफाई हो गई। एनपीवी का मतलब क्या होता है? अगर एनपीवी आपको 1,000 रुपए आता है, तो इसका मतलब होता है आपको 1,000 रुपए ओवर एंड अबव मिल रहा है। किसके? कैपिटल के और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। लेकिन निकालोगे कैसे आप इसे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। जब आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो करोगे तो इनफ्लो में से एक चीज घट गई है। क्या घट गई है? कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो। और उसमें से आउटफ्लो और घटा देंगे तो हमें एनपीवी मिल जाएगा। क्लियर है ये बात सबको? चलिए, दूसरा पैरामीटर होता है पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। Now the second parameter, profitability index. लिखिएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स refers to profitability index refers to present value of inflow, present value of inflow over 1 rupee of outflow. Over 1 rupee of outflow. 1 रुपए के आउटफ्लो पे कितना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो होता है? दिस इज पीआई। तो पीआई का मतलब क्या हो गया? पीआई इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, लास्ट एग्जांपल को यूज कीजिए। लास्ट एग्जांपल में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना था? 1,02,856 डिवाइडेड बाई आउटफ्लो 80,000। पीआई कितना? 1.2857। 1.2857 का मतलब क्या हुआ? कंपनी अगर 1 रुपया लगाती है तो उसे इनफ्लो कितना मिलता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो 1 रुपया 28 पैसा मिलता है। कंपनी अगर 1 रुपया का आउटफ्लो लगाती है तो कंपनी को 1 रुपया 28 पैसे की इनफ्लो मिलती है। बताइए, पीआई के बेसिस पे अगर हमें डिसीजन लेना हो तो डिसीजन कैसा होना चाहिए? अगर पीआई ग्रेटर देन 1 है, अगर 1 रुपया के आउटफ्लो पे 1 रुपया से अधिक की इनफ्लो आए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, तो प्रोजेक्ट हमें टेकअप कर लेना चाहिए। डिसीजन based on PI, PI is equal to PI decision। अगर PI ग्रेटर 1 है देन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अगर PI लेस देन 1 है तो डिक्लाइन द प्रोजेक्ट। अगर PI निल है तो 1 है, इज इक्वल टू 1 है।
अगर पी आई इज इक्वल टू 1 है तो हम क्या करें, एक्सेप्ट भी कर सकते हो और चाहो तो डिक्लाइन भी कर सकते हो। अब इसके बाद आपको यह बताना है हमें कि अगर हमारे प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव है तो पीआई क्या होता होगा, ग्रेटर 1। अगर मेरी एनपीवी निल है तो पीआई क्या होता होगा, 1 होता होगा। अगर मेरी एनपीवी निगेटिव है तो पीआई कैसा होता होगा, लेस देन 1 होता होगा। क्या आपका डिसीजन, ये सब कैपिटल बस्टिंग लेने के डिसीजन है, तो आपसे अब ये जानना चाहते हैं क्या एनपीवी पे किया गया डिसीजन, एनपीवी पे लिया गया डिसीजन क्या पीआई पे लिए गए डिसीजन के बराबर नहीं होगा। अगर आपने एनपीवी के बेसिस पे जिसको बोला हां, तो क्या वो पीआई के बेसिस पे भी हां होगा कि नहीं होगा। अगर आपने किसी को एनपीवी के बेसिस पे बोला ना, एनपीवी निगेटिव, तो पीआई भी क्या आएगा उसका, लेस देन 1। पीआई के बेसिस पे भी आप उसे क्या बोलोगे, ना। क्या ऐसा ही है, हां अभी तो यही दिख रहा है और आने वाले 2 क्लासेस तक आपको ऐसा ही दिखेगा। लेकिन दीज आर 2 डिफरेंट पैरामीटर्स, ये दोनों अलग अलग पैरामीटर हैं। आपको आज से 2 क्लास बाद, मतलब नियरली 5 घंटे बाद, ठीक है, आपको ये पता चलेगा कि डिसीजन बेस्ड ऑन पीआई और एनपीवी एक नहीं होते हैं। लेकिन तब तक के लिए पीआई और एनपीवी के डिसीजन एक होते हैं। जब आपका एनपीवी पॉजिटिव है तो निश्चित है पीआई ग्रेटर 1 होगा। लेकिन आपको 5 घंटे बाद नियरली ये बात पता चल जाएगी कि एनपीवी और पीआई के बेसिस पे डिसीजन एक नहीं होते हैं। चलिए अब तीसरे पैरामीटर की बात कर लेते हैं। तीसरा पैरामीटर है पेबैक पीरियड। लिखिए पेबैक पीरियड क्या होता है। Payback period means the period over which initial capital invested, the period over which initial capital invested, ब्रैकेट में कैपिटल आउटले, आउटले का मतलब आउटफ्लो ही होता है, ब्रैकेट में कैपिटल आउटले is recovered back। कभी कभी हम लोग ये नहीं देखते हैं कि प्रोजेक्ट आउट का इनफ्लो आउटफ्लो या आउटफ्लो की कॉस्ट के ऊपर कितना है। बहुत सारे केसेस में हम डिसीजन इस बेसिस पे लेते हैं कि कब ये प्रोजेक्ट हमें वापस कर देगा, मेरा पैसा कितना जल्दी दे देगा। एक प्रोजेक्ट है जो हमें 10 लाख पे 20 लाख देगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय पे देगा। एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो 10 लाख का 12 लाख ही देगा, लेकिन उसमें पैसा बहुत जल्दी आ जाएगी, आपकी इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टेड बहुत जल्दी आ जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि आज से 2 साल बाद मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसमें हम 100% पैसा कमाएंगे। 10 लाख रुपए लगाएंगे तो हर साल 10 लाख रुपए कमा लेंगे उस पर, ठीक है। अभी मेरे पास एक ऑप्शन है जिसमें पैसा 5 साल के लिए फंसेगा, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है जिसमें पैसा 2 साल के लिए लगेगा। तो पता है हम किस में लगाएंगे पैसा, 2 साल वाले में। भले वो 5 साल वाला हमको आज ज्यादा रिटर्न देता है, ऐसे समझिए आज मेरे पास 2 ऑप्शन, एक प्रोजेक्ट 2 साल का, दूसरा प्रोजेक्ट 5 साल का। प्रोजेक्ट जो 2 साल वाला है सिर्फ 2% रिटर्न देता है, और जो 5 साल वाला है वो 20% का रिटर्न देता है। लेकिन 2 साल बाद मेरे पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें अगर हम कैपिटल लगा देंगे तो हमें 100% की इनकम होगी आने वाले 10 सालों तक। तो जरा ये बताइए, आप 20% वाला प्रोजेक्ट आज टेकअप करोगे या 2% वाला? 2% वाला, क्योंकि 2 साल बाद पैसा खाली करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे आगे हम उससे बहुत ज्यादा कमा लेंगे। तो एट टाइम्स कंपनी का डिसीजन उसकी करंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे नहीं होती है। कंपनी डिसीजन लेती है कि पैसा कब खाली हो जाएगा। अगर उसे ये दिखाई दे रहा होता है कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उसके डिसीजन बेस्ड होते हैं पेबैक पीरियड पे। पेबैक पीरियड का मतलब ये होता है कि कब आप अपनी इनफ्लोस को आउटफ्लो से रिकवर कर लोगे। आपकी इनफ्लो कब इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपकी आउटफ्लो पूरी कवर हो जाएगी।
पेबैक पीरियड बेसिकली एक लड़ाई है इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो की। इस लड़ाई में क्या होता है, आउटफ्लो को पटक के इनफ्लो जब उसके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, तो अब क्या हुआ, दिस इज पेबैक पीरियड, मतलब कब हमारी इनफ्लो आउटफ्लो को डाक देगी, ठीक है। तो पेबैक पीरियड का मतलब होता है मेरी इनफ्लो कब आउटफ्लो के ऊपर चढ़ जाएगी, दैट इज पेबैक पीरियड। और अगर आप डिसीजन पेबैक पीरियड पे ले रहे हो तो पेबैक पीरियड वाला कौन सा प्रोजेक्ट हम टेकअप करेंगे, जिसकी पेबैक पीरियड सबसे कम होगी। लिखिए, आउटफ्लो 500, ईयर इनफ्लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा साल 120, 150, 80, 200, 160। आपको ये देखना है कि कब ये प्रोजेक्ट आपकी आउटफ्लो आपको वापस कर देगा, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू 40, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसके लिए। ईयर इनफ्लो, क्यूमुलेटिव इनफ्लो, एक, 2, 3, 4, 5 साल। इनफ्लो पहले साल का 120, 150, 80, 200, 160। क्यूमुलेटिव इनफ्लो 120, इसको आप जोड़ते जाइए, 120 और 150, 270। हम ये जानना चाहते हैं कब इस आउटफ्लो को, 500 की आउटफ्लो को मेरा इनफ्लो पटक देगा, ऊपर चढ़ जाएगा इसके। अभी तो नहीं चढ़ा, अब देखो 80, अभी भी नहीं चढ़ पाया बेचारा, अब 550, अब चढ़ गया, अब 710। आपको ये बताना है कब वो 500 रुपया का आउटफ्लो के ऊपर मेरी इनफ्लो चढ़ गई है, कब चढ़ गई है, 3 से 4 के बीच में कभी चढ़ी है, ठीक है। चलिए एक नोट लिखिए पहले इसके, एक नोट लिखिए। while calculating payback period, inflow is considered to be occurring evenly during the year. While calculating payback period, inflow is considered to be occurring evenly during the year. ध्यान दीजिए हम क्या बताना चाहते हैं। इसके पहले हम लोग एनपीवी और पीआई कर रहे थे, ठीक है। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे एक आउटफ्लो ले रहे थे, उसके बाद क्या कर रहे थे, या 1 टाइम पे इनफ्लो, फिर दूसरे टाइम पे इनफ्लो। यहाँ पे हमने बताया था आपको 80,000 रुपए लगे हैं, फिर कुछ कुछ आए थे, मान लो 45,000, 35,000। तो जब ये बताइए, ये 45,000 रुपए इस दिन आए हैं या इस पीरियड में आए हैं, इस पीरियड में आए हैं, ठीक है। अगर ये इस पीरियड में आए हैं तो पता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने में हालत खराब हो जाएगी आपकी, क्योंकि हर दिन की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। और सबको, पहले वाले को 1 दिन की डिस्काउंटिंग लगाएंगे, दूसरे वाले पे 2 दिन की, तीसरे वाले पे 3 दिन की, चौथे वाले पे 4 दिन की, और 365 बार अगर हम डिस्काउंटिंग करेंगे तो 1 साल का इनफ्लो होगा।
यानी 10 साल का अगर प्रोजेक्ट होगा तो कितनी डिस्काउंटिंग करनी होगी? 3650 डिस्काउंटिंग करनी होगी। इसलिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग उस कैलकुलेशन में क्या मानते हैं कि इनफ्लो इज अकरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ये बात हमने वहां मेंशन नहीं की थी, अब जरूरत आ पड़ी थी उसकी। इनफ्लो आप हमेशा एज्यूम करते हो उन कैलकुलेशन में, किसमें एनपीवी और पीआई में आपने ये एजम्पशन ली है कि जो भी मेरी इनफ्लोज हैं वो कब आती हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर आती हैं। अगर वो इवनली ड्यूरिंग द ईयर आती है, मतलब हर दिन बराबर तौर पे आती होती हैं, तो आपको हर दिन की डिस्काउंटिंग करते जाना होगा। अगर ये 45,000 रुपए हर दिन आया था, कुछ पैसा, 45,000 डिवाइडेड बाई 365, तो पहला वाला 45,000 डिवाइडेड बाई 365 की डिस्काउंटिंग होगी एक दिन की। दूसरे वाला 45,000 डिवाइडेड बाई 365 दिन की डिस्काउंटिंग होगी 2 दिन की। इस तरीके से 365 बार डिस्काउंट करना पड़ेगा इस 45,000 की प्रेजेंट वैल्यू जानने के लिए। ठीक है, लेकिन यहां पे हम लोग जब पेबैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग क्या मानते हैं? इनफ्लो इज कंसिडर्ड टू बी एक्रूइंग इवनली ड्यूरिंग द ईयर। मतलब अगर आपकी साल भर की इनफ्लो 365 रुपया है तो एक दिन की इनफ्लो कितनी है? 1 रुपया। अगर आपने साल भर में 1200 रुपया की इनफ्लो जनरेट की है तो 600 रुपया की इनफ्लो कब तक आ चुकी थी? 6 महीने में आ चुकी थी। 300 रुपए की इनफ्लो कब तक आ चुकी थी? 3 महीने में आ चुकी थी। लेकिन जब आप कैलकुलेट कर रहे हो पीआई या एनपीवी, तो अगर आपको साल भर में 1200 रुपए की इनफ्लो आ रही है तो 300 रुपए की इनफ्लो कब तक आ गई थी? साल के अंत पे ही आई थी। हम यही मानते हुए कैलकुलेशन कर रहे हैं कि पूरा 1200 रुपया कब आया था? साल के अंत पे। लेकिन यहां पे हम लोग क्या मानेंगे कि कैश फ्लोज आपके इवनली अकर करते हैं ड्यूरिंग द ईयर। पता है, अगर आप ऐसा ना मानते तो पेबैक पीरियड यहां पे क्या कहते हैं? आप कहते 4 साल। क्योंकि 4 साल, अगर ये पैसा 200 रुपया साल के आखिरी दिन आया है तो फिर 350 पिछले साल के अंत तक आया था, 200 आखिरी दिन आया, 550 रुपया इसी दिन, 500 आया इसी दिन, 550 रुपया भी हो गया। ठीक है, चौथे साल के अंत में अकर हुआ। लेकिन हम अब यहां पे क्या मानते हैं कि इनफ्लोज इवनली अकर करते हैं ड्यूरिंग द ईयर। जब पेबैक की कैलकुलेशन करेंगे तो इनफ्लोज आर अकरिंग इवनली ड्यूरिंग द ईयर। ये 200 रुपया पूरे साल भर में आया है, तो आपको 350 के बाद और कितना चाहिए? सिर्फ 150 रुपया चाहिए। आपको 150 रुपया कब तक आ गया होगा? अगर 200 रुपया साल भर में आता है, 0.75 ईयर में। ठीक है, आपको अगर साल भर में 200 रुपया आता है तो 150 रुपया कब तक आ गया होगा? ये पैसा इवनली ड्यूरिंग द ईयर आता है, तो ये आ गया होगा 0.75 ईयर में। ठीक है, तो हमें कितना पैसा समय लगेगा 500 रुपए को रिकवर करने के लिए? 3.75 ईयर। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको। पेबैक पीरियड इज इक्वल टू 3 साल तो पूरे पूरे लग ही गए 350 को रिकवर करने पे, तो हम लिखेंगे पेबैक पीरियड इज इक्वल टू 3 ईयर प्लस उसके बाद कितना और रिकवर करना है। ठीक है, अमाउंट येट टू बी रिकवर्ड, अमाउंट येट टू बी रिकवर्ड, कितना रिकवर करना है, और अपॉन इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर, इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। 3 साल, अमाउंट येट टू बी रिकवर्ड, 3 साल के बाद भी कितना चाहिए? 150 रुपया, और अगले साल आएगा 200 रुपया। तो 200 रुपए में से 150 को रिकवर करने के लिए 0.75 ईयर लगेंगे। आपकी पे बैक पीरियड है 3.75 ईयर। एग्जाम्पल 2 लिखिए। आउटफ्लो इज इक्वल टू 500, एनुअल इनफ्लो $120,
लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट 5 years, स्क्रैप वैल्यू 30, आउटफ्लो 500 है, एनुअल इनफ्लो हर साल की इनफ्लो बराबर है 120 रुपए, 5 साल का ये प्रोजेक्ट है, स्क्रैप वैल्यू आखिरी दिन 30 रुपए मिल जाएगी। आपको पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट पे बैक पीरियड अपने से करना है। आपने एक बात का ध्यान दिया, लास्ट क्वेश्चन में हमने स्क्रैप वैल्यू को इनफ्लो में नहीं लिखा था, जबकि एनपीवी और पीआई निकालते समय हमने उसे कंसिडर किया था। बताइए जरा सा क्यों ऐसा किया हमने, स्क्रैप वैल्यू क्यों नहीं कंसिडर किया हमने यहां? सब भूल गए होंगे आप, क्योंकि आप इनफ्लोस को कैसा मानते हो यहां पे, अकरिंग इवनली ड्यूरिंग द ईयर। क्या ऐसा हो सकता है स्क्रैप वैल्यू भी इवनली ड्यूरिंग द ईयर आ रहा था? 40 रुपया डिवाइडेड बाई 365, हर दिन कुछ कुछ आ रहा था, 2-2 पैसा 4-4 पैसा स्क्रैप वैल्यू का। स्क्रैप वैल्यू हमेशा किस दिन आती है? साल के आखिरी दिन आती है, ठीक है। पेबैक पीरियड में आपने स्क्रैप वैल्यू को कंसिडर इसलिए नहीं किया क्योंकि स्क्रैप वैल्यू साल के आखिरी दिन आती है। अगर आपने 160 के साथ 40 को ऐड कर दिया और 200 रुपए की इनफ्लो बना दी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 200 रुपए इवनली ड्यूरिंग द ईयर आ रहा था, आपका स्क्रैप वैल्यू भी हर दिन टुकड़े में आ रहा था। अगर आपने इनफ्लो को 200 रुपए यहां कर दिया होता तो ऐसे में अगर हम आपसे ये कहते कि बताओ 100 रुपया कब तक आ गया, तो आप कह देते 6 महीने में आ गया, जबकि 6 महीने में कितना आया होगा? सिर्फ 80 रुपए ही, क्योंकि ये 40 रुपए तो कब आया है? साल के आखिरी दिन आया है, ठीक है। हाँ हाँ, देखते हैं हम लोग, हम भी तो कैलकुलेट कर लें। ईयर इनफ्लो, क्यूमुलेटिव इनफ्लो, ईयर का कितना है? 5, 1 2 3 4 5, इनफ्लो 120 120 120 120 120 120 240 360 480 600। कब पैसा आ रहा है? 4 से 5 के बीच में, ये रहा 4 से 5 के बीच में पैसा आ रहा है। 4 से 5 के बीच में अगर पैसा आ रहा है, 4 से 5 के बीच में अगर पैसा आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 4 ईयर प्लस अमाउंट येट टू बी रिकवर्ड कितना है? 20 अपॉन नेक्स्ट ईयर इनफ्लो 120, कितना? 4.17 ईयर, ठीक है। अगर आपकी एनुअल इनफ्लो बराबर होती है, इफ एनुअल इनफ्लो इज इक्वल, देन पेबैक पीरियड इज इक्वल टू आउटफ्लो अपॉन एनुअल इनफ्लो। आउटफ्लो कितना? 500, एनुअल इनफ्लो 120, देखिए कितना आता है? 4.17 ईयर। बात कर रहे हैं आपसे, ये बात पहले ही कर ली हमने। 5वें साल स्क्रैप वैल्यू भी हमें आ रही है, ठीक है, लेकिन वो 5वें साल ड्यूरिंग द ईयर आ रही है क्या? नहीं, 5वें साल के अंत पे स्क्रैप वैल्यू आती है, ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि हम हैं आपको परेशान करने के लिए, ठीक है। अभी स्क्रैप वैल्यू से इतना परेशान करेंगे आपको कि आप भूल जाओगे, नाम ही नहीं लोगे स्क्रैप वैल्यू का। अगर आपने कुछ पूछा, इसका मतलब क्या है कि आपको अभी कष्ट नहीं हो रहा है, तभी तो हम बोल पा रहे हैं, ठीक है। आपको इतना दर्द देंगे, इतना कष्ट देंगे, ठीक है, कि आप नहीं बोलोगे कुछ।
तो हमें एक चीज तैयार हो गई, एक छोटा वाला फॉर्मूला, बढ़िया वाला फॉर्मूला जो हम पॉकेट डायरी बनाते हैं उसमें लिख देंगे कि जब भी एनुअल इनफ्लो मेरा बराबर होगा तो पे बैक पीरियड क्या होगा, आउटफ्लो अपॉन एनुअल इनफ्लो। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लिख रहे हैं और फिर से इसे सॉल्व करेंगे। आप ही को करना है। आउटफ्लो है 400, एनुअल इनफ्लो है एनुअल इनफ्लो है 60। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट 5 years। स्क्रैप वैल्यू 20। कैलकुलेट पे बैक पीरियड। करिए। हाँ हाँ, तो बताइए। प्रोजेक्ट ही 5 साल का है, 5 साल में खत्म हो जाएगा, क्या ये पे बैक कर पाएगा? ये प्रोजेक्ट कभी अपनी इनिशियल आउटफ्लो को पे नहीं कर पाएगा, इसका कोई पे बैक पीरियड नहीं है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट पे बैक कर ही नहीं सकता। ये प्रोजेक्ट तो 5 साल में खत्म हो जाएगा। और पता है आपको कितना देगा? 60 की इनफ्लो 5 साल तक कितना हुआ? 300। और अब हम लोग बात करेंगे इस स्क्रैप वैल्यू की। ठीक है, 300 ये दे रहा है, 20 रुपए स्क्रैप वैल्यू मिला के 320। अभी भी प्रोजेक्ट आपको कुछ दे नहीं पा रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग हमेशा पे बैक कैसे निकालते हैं? आउटफ्लो अपॉन एनुअल इनफ्लो करके। देखिए अब सॉल्यूशन का हमारा तरीका क्या होगा, हम करेंगे पे बैक पीरियड इज इक्वल टू आउटफ्लो अपॉन एनुअल इनफ्लो। आउटफ्लो इज 400 और एनुअल इनफ्लो इज 60। कितना हो गया? 6.67। ठीक है, however project life is only 5 years। तो अब हम लोग ये देखते हैं, अब कबड्डी आ गई। ठीक है, अब सीधे सीधे दोनों को अलग अलग कर दीजिए, इनफ्लो कितने, आउटफ्लो कितने, और पटका पटकी कराइए, देखिए कौन जीतता है। टोटल इनफ्लो कितने? टोटल इनफ्लो 60 इंटू 5 प्लस 20, 320। और टोटल आउटफ्लो 400। बताओ क्या ये इनफ्लो कभी भी पटक पाएगा इसको? नहीं। ठीक है, ये हमेशा इससे छोटा ही रहेगा। तो इसलिए हम लिखेंगे सिंस टोटल इनफ्लो लेस देन टोटल आउटफ्लो, देयरफॉर नो पे बैक पीरियड। तो स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर करने की जरूरत कब पड़ती है? जब आपकी एनुअल इनफ्लो अदर देन स्क्रैप वैल्यू आपके आउटफ्लो को कवर नहीं कर पाती है, तो हम उसे स्क्रैप वैल्यू इंक्लूड करके भी देखते हैं। अगर स्क्रैप वैल्यू इंक्लूड करके आपकी आउटफ्लो की रिकवरी हो जाती है, तो ऐसे में प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड तो है, लेकिन प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड उस समय कितना कहलाएगा? जितना प्रोजेक्ट की लाइफ होगी, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू आपको कब मिलता है? एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ। अगर आपको कभी भी स्क्रैप वैल्यू इंक्लूड करना पड़ गया रिकवरी चेक करने के लिए कि आउटफ्लो की रिकवरी हो रही है कि नहीं, तो ऐसे में हमेशा आपका पेबैक पीरियड कितना होगा? प्रोजेक्ट की लाइफ के बराबर। ठीक है, एक एग्जांपल से इस बात को भी देखेंगे। आउटफ्लो है आपका 400 रुपए, एनुअल इनफ्लो
70. Project life 6 year. Project life 5 year. Scrap value 60. This is outflow 400 rupees, 60 rupees, inflow 70 rupees, project life 5 year. Calculate payback period. Payback period is equal to outflow upon annual inflow, since annual inflow आपकी बराबर है. जब हम एनुअल इनफ्लो की बात करते हैं तो अभी स्क्रैप वैल्यू कंसीडर नहीं करते, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू जब आपने कंसीडर कर लिया तो स्क्रैप वैल्यू आपको प्रोजेक्ट की लाइफ जब एंड होगी तभी रिकवरी दे सकती है. तो अगर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ मेरी अगर रिकवरी हो जा रही है तो पहले वो देख रहे हैं, और अगर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ मेरी रिकवरी नहीं होती है तो हम देखेंगे क्या अंत तक हो जाएगी कि नहीं. आउटफ्लो है 400, इनफ्लो है 70, कितना 5.71 ईयर. लेकिन प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, प्रोजेक्ट लाइफ इज ओनली 5 ईयर. अब आप देखने जा रहे हो टोटल इनफ्लो कितना है. टोटल इनफ्लो इज इक्वल टू टोटल इनफ्लो 70 इंटू 5 प्लस 60 460, और टोटल आउटफ्लो 410. टोटल आउटफ्लो है 400. अब हमको ये देखना है पटका पटकी में इनफ्लो जीतेगा कि नहीं जीतेगा. जीत जाएगा कि नहीं, जीत जाएगा. कब जीतेगा, ये जो 60 रुपया है, देखिए अभी तक क्या था ऐसे समझ लो, एक तरफ इनफ्लो एक तरफ आउटफ्लो. आउटफ्लो उधर था, इनफ्लो इधर था, ठीक है. 5 साल तक लगातार लड़ते जा रहा था. उसके पास कितनी पावर थी, 350 रुपए की. और उधर आउटफ्लो के पास कितनी पावर थी, 400 रुपए की. 60 रुपया का स्क्रैप वैल्यू इसके पावर के साथ और आ जाता है, और फिर दोनों मिलके कूदते हैं इनफ्लो पे आखिरी दिन, और क्या करते हैं, इसको रिकवर कर लेते हैं. ठीक है, ये 60 रुपया का पावर किस दिन जुड़ा है जाके इसमें, आखिरी दिन. और आखिरी दिन अब ये प्रोजेक्ट रिकवर हो जाएगा. तो प्रोजेक्ट लाइफ कितनी है, 5 ईयर. और आपके लिए रिकवरी पीरियड दैट इज पे बैक पीरियड भी कितना होगा, 5 ईयर्स. क्लियर है आपको. तो हम लोग ने 3 पैरामीटर्स पे बात कर ली है. क्या क्या बात किया हम लोग ने अभी, एनपीवी, दूसरा पीआई, तीसरा पे बैक पीरियड. अब चौथी बात, सर एक बार ये सब बताने से पहले बता दीजिए ना कितनी बात करेंगे आप, कितनी बात. नहीं, ये सब सस्पेंस रहेगा, एक एक करके जानेंगे कितनी बात होगी. डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, आपके मन से विचार आता होगा पैरामीटर की तो ऐसी की तैसी कितने सारे हैं. डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. पेबैक पीरियड का मतलब क्या होता है कि आपकी इनफ्लो कब आउटफ्लो से जीत जाएगी. ठीक है, पेबैक पीरियड का मतलब था हम किसको किसको लड़ाते थे उस समय, इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो, इनको लड़ाते थे. ठीक है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में इनफ्लो अकेला लड़ेगा, पता है किससे किससे, आउटफ्लो प्लस कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो. बेचारा ये इनफ्लो अकेले अब लड़ेगा आउटफ्लो प्लस कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो. इसका मतलब ये होगा कि इस पाले में कौन कौन रहेगा,
इस पाले में आउटफ्लो और उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो, और इधर बेचारा इनफ्लो अकेले। अब इसको क्या करना है, उन दोनों पे कूद जाना है, ठीक है। जिस समय वो उन दोनों पे कूद जाएगा, ऊपर आ जाएगा, उस दिन आपकी रिकवरी हो गई है। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का मतलब होता है किस दिन इनफ्लो इन दोनों पे चढ़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। जब बताइए अगर इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो प्लस कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो करना है, मतलब ऐसे समझो, इस पाले में किसका किसका पावर है, आउटफ्लो और उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो। यहां पे दो पावर है, आउटफ्लो के साथ एक पावर जुड़ा हुआ है कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो का, और इधर कौन है अकेला, इनफ्लो, ठीक है। अगर हम ऐसे कर दें कि इसके जो कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो का पावर उधर वाले पाले में जुड़ा हुआ है, वही पावर इसके में से माइनस कर दें, ठीक है, इसके में से वो पावर माइनस कर दें, इनफ्लो माइनस कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो, और फिर लड़ा के देखें आउटफ्लो से। ऐसे समझो, पहले यहां इनफ्लो था, ठीक है, पीछे कौन था, कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो। कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो क्या कर रहा था, आउटफ्लो को धक्का आगे की तरफ मार रहा था, क्यों, वो इनफ्लो को हराना चाहता था, ठीक है। तो इसके साथ कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो की पावर जुड़ी हुई थी। अब हम यहां पे कह रहे हैं इनफ्लो क्या करेगा, इनफ्लो जब यहां पे आ गया तो हम कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो को इधर बुलाए, कहे कि इसको उल्टा खींचो इधर की तरफ, ठीक है। तो अब यहां से पावर क्या हो रही है, माइनस हो रही है। और अब हम कह रहे हैं देखो, अब देखते हैं कि इनफ्लो जीत पाता है कि नहीं आउटफ्लो से। इधर की तरफ आउटफ्लो को क्या करना था, आउटफ्लो की मदद करनी थी, कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो के साथ साथ ढकेल रहा था उसको, ठीक है। वही कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो को हमने कहा कि अब तुम इस पाले में नहीं रहोगे, लेकिन वो साथी तो किसका था, आउटफ्लो का। इधर आता है इनफ्लो वाले पाले में और क्या करता है, इनफ्लो को अब ढकेलने की बजाय इनफ्लो को उल्टा खींचता है, ठीक है। तो इनफ्लो माइनस कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो, अगर आउटफ्लो से जीत जाएगा देन इट इज डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। चलिए लिखिएगा, discounted payback period means the period over which present value of inflow, the period over which present value of inflow would recover outflow, present value of inflow would recover outflow। सर डेफिनेशन तो कुछ अजीब सी लग रही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो रिकवर करेगी आउटफ्लो को, ये कौन सी बात हुई। इनफ्लो में से अगर आप कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो को हटा दोगे तो क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ही तो होता है। तो हम लोग लड़ाई लड़ाने जा रहे हैं किसको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो। इस बात को अदर वर्ड्स में करते हैं जहां से शुरू हुए थे। ये लड़ाई किसकी थी, इनफ्लो की लड़ाई थी आउटफ्लो और कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो से। तो यही इन अदर वर्ड्स लिखने जा रहे हैं। In other words, discounted payback period refers to period over which inflow would be able to recover, period over which inflow would be able to recover outflow and cost of outflow। क्या बात है इस लड़ाई की। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ईयर 1 2 3 4 5, इनफ्लो 40 50 45 58 60, आउटफ्लो ₹200, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी, 10% आपको ठीक लगता है,
10%। स्क्रैप वैल्यू कितना रख लिया जाए? कुछ भी रख लीजिए सर, 20 रुपया। चलिए डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड देखने जा रहे हैं। ईयर इनफ्लो, इनफ्लो के बाद पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% और पीवी 1 2 3 4 5। इनफ्लो की लड़ाई किससे है? आउटफ्लो और कॉस्ट ऑफ आउटफ्लो से। और या फिर ये लड़ाई हम कैसे करा दें? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को लड़ा दें आउटफ्लो से। बराबर की लड़ाई होगी कि नहीं? बराबर की लड़ाई है। इनफ्लो कितना कितना? 40 50 45 फिर 58 60। पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% हमको आता है 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। बोलो ठीक कि नहीं? हाँ सर गजब। चलो बताओ। 36। अच्छा पॉइंट भी, हाँ यहाँ पॉइंट भी बता दीजिए, बड़ी छोटी छोटी फिगर है। 41.33, 33.81, 39.61 फिर 37.26 क्यूमुलेटिव पीवी। अब हमको ये देखना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पीवी कब मेरे आउटफ्लो को रिकवर कर पाएगा। तो पहले साल तक तो कितना हुआ? 36.36, फिर 41.33 और जोड़ दीजिए इसमें 77.69, 33.81 और 111.45। हाँ हाँ 0.50 कर देना है। ट्रिपल 1.50 कर दिया, लीजिए फिर बताइए अब 151.11, 188.37, ये टोटल 188.37 आ रही थी। रिकवर कितना करना है? आउटफ्लो 200 रुपया। कब आएगा 200 रुपया? ये देखो 3 से 4 साल के बीच में, ठीक है। 3 से 4 साल के बीच में आपको 100 कितना हमको लेना है? 200। नहीं नहीं, अरे 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 सर क्वेश्चन बदलिए, क्वेश्चन बदलिए। 200 रुपया थोड़ी ना है, क्वेश्चन बदलेगा, क्वेश्चन बदलेगा। हमको चाहिए 120 रुपया बस। ₹120 की आउटफ्लो है। अब बताओ कब रिकवर हो जाएगा? ये रहा, ये रहा सर, ठीक ही तो बोल रहे थे, यहां पे रिकवर होगा 120 रुपया। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज इक्वल टू 3 ईयर प्लस 3 साल के बाद अब कितना और चाहिए जरा ये बताओ तो। 120 तो मिल गया हमको, 111.50, 8.5 रुपया और चाहिए। 111.50 आ गया 3 साल तक, और चाहिए कितना? 120, तो हमको 8.5 रुपया और चाहिए। अगले साल मिलेगा कितना? 39.61 मिलेगा। 3
0.21